बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट जो वीक था हमारा, उसके अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स थी और उनमें से कुछ टाइप्स जो हैं वो भी रहती थी। आज इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक अभी हमारे सामने आ रहा है, जो टेस्टिंग की टाइप है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, वो रिक्वायरमेंट्स टेस्टिंग या स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग कहलाती है। तो इस टेस्टिंग के अंदर है क्या, सिंपल इसमें आपने ये करना है कि जो आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है उसको मैच करना है कि वो स्पेसिफिकेशन के साथ टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि जो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई थी और जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बना है वो दोनों मैच कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या लिखा था, उसके अगेंस्ट फीचर बना हुआ है कोई सॉफ्टवेयर में या नहीं, और रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या यूज़र की डिमांड थी, क्या उसके अगेंस्ट कोई इम्प्लीमेंटेशन वाकई में हुई है, ये जो सॉफ्टवेयर बन के हमारे पास आया है जिसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह से बारी बारी हर स्पेसिफिकेशन को पढ़ना और उसको फिर वेरीफाई करना कि ये वाकई में इम्प्लीमेंट कर दी गई है उस सॉफ्टवेयर के अंदर या नहीं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट टेस्टिंग या स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग कहलाती है। तो क्या करना है, सिंपल आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन होगी और उसको आप सिंपल मैच करते जाएंगे जो आपके पास सॉफ्टवेयर बना हुआ है उस सॉफ्टवेयर के साथ, कि जी इसमें क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या नहीं थी, रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखा हुआ है और वो सॉफ्टवेयर जो के अंदर फीचर एग्जिस्ट करते हैं उसके हिसाब से या नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स में से कोई चीज़ लिखी हुई है और उसके अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिल रही, ठीक है। यानी कि एक फ़ीचर जो है वो कस्टमर ने डिमांड किया हुआ था लेकिन एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसके अंदर वो कहीं नज़र ही नहीं आया, तो इसका मतलब है कि वो या फिर रिक्वायरमेंट स्किप कर गए हैं, तो वो बनाने की भी ज़रूरत है। या फिर इस तरह से कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली लेकिन उनके बाद एक फ़ीचर ऐसा बच गया है कि जो सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंटेड है और वो किसी रिक्वायरमेंट के साथ टैली नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये कस्टमर ने फ़ीचर डिमांड ही नहीं किया था और आपने इसको ऐड किया हुआ है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को एक्सपोज करने के लिए ये रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टेस्टिंग की टाइप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग है, और डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग जो है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग से डिफरेंट है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं आएगी। इसमें अगर आप जैसे देखें यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है, इसमें यूज़र मैनुअल भी आ जाएंगे, स्पेसिफिकेशन भी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी, इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलेवेंट, या आपके अगर हार्डवेयर कंपोनेंट्स वगैरह हैं तो उनसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। आपके टेस्टिंग के प्लान्स आ जाएंगे, यूज़र मैनुअल के साथ साथ फिर आपके इंस्टॉलेशन मैनुअल और डिफरेंट जो है वो गाइड्स वगैरह आ जाएंगी, और हेल्प की जो फाइल्स वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। तो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग थी उसमें हमने ये किया था कि जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसको मैच किया था रिक्वायरमेंट्स के साथ कि ये रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बना हुआ या नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे ये काम नहीं होना। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग में आपने हर डॉक्यूमेंट को, ये जो सारे के सारे नाम मैंने भी लिए थे, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है वो चेक करना है कि हर डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा हुआ मटेरियल है वो ठीक है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो यूज़र मैनुअल लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग उस पर परफॉर्म करनी है, तो सबसे पहले उसको पढ़ेंगे और उसके अंदर देखेंगे जिसमें कहीं जो है वो सबसे पहले, जैसे हमने देखा था कि जब भी किसी स्टैटिक टेस्टिंग करते थे तो स्टैटिक टेस्टिंग का सबसे पहला फेज़ ये होता था कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉस्मेटिक क्लीनिंग करते थे, उसमें से ग्रामर की, पंक्चुएशन की जो है वो और स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स वगैरह आइडेंटिफाई करना और उनको फिर रिमूव करना। उसके बाद फिर एक्चुअल जो है वो काम करते थे। तो यहाँ पे भी पहले ये कॉस्मेटिक क्लीनिंग करेंगे, ग्रामर, पंक्चुएशन मिस्टेक्स वगैरह, फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स वगैरह उनको रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर उस मैनुअल में देखेंगे वो मैनुअल क्या चीज़ बता रहा है। फॉर एग्जांपल वो मैनुअल बताता है कि जी ये सिस्टम का ये वाला फलाना फीचर है, उसको अगर आपने ऑपरेट करना है तो उसको ऑपरेट करने का ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस के अंदर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो आपने वो जो मैनुअल के अंदर सीक्वेंस दिया हुआ है उस मैनुअल को पढ़ के वो सारे के सारे सीक्वेंस परफॉर्म करने हैं, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करना है कि क्या जो मैनुअल के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं वो ठीक लिखी हुई हैं। अगर कोई नया यूज़र आता है जिसे सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता और उस मैनुअल को पढ़ के इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करता है तो वो वाकई में इस ऑपरेशन को करेक्टली परफॉर्म कर लेगा, या इस मैनुअल में कोई चीज़ गलत लिखी हुई है या कोई चीज़ मिसिंग है या कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिखी हुई है। तो इसमें इस डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग में हर डॉक्यूमेंट को इस पर्सपेक्टिव में रिव्यू करना है कि जो भी चीज़ें इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखी हुई हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, उनके अंदर जो है वो कोई ये ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन या फॉर्मेटिंग वगैरह की या स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक्स तो नहीं है, और प्लस उसके बाद फिर जो मेन जिस पर्पज़ के लिए लिखी हुई थी वो उस पर्पज़ को फुलफ़िल कर रही हैं या नहीं कर रही। तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट फिर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग आती है, और ये जो टेस्टिंग है इसके अंदर जो डिफरेंस आता है बाकी सारी टेस्टिंग से वो ये है कि इससे पहले जितनी भी टेस्टिंग की जाती थी उनमें ये था कि आप लोग पहले से आपको पता होता था ये सॉफ्टवेयर आपके पास आ रहा है वो किस पर्पज़ के लिए बना हुआ है, और उससे हो सकता है उसके काफ़ी ज़्यादा जो
टेस्ट केसेस हैं वो आपने पहले से डिज़ाइन भी किए हों। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता, आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है, आपको नहीं पता होता ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए बना है, और उसके टेस्ट केसेस भी पहले से कोई नहीं आपने बना के रखे हुए। तो आप सॉफ्टवेयर को देख के उसको एक्सप्लोर करते हैं खुद से कि किस चीज़ के लिए बना होगा सॉफ्टवेयर, किन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट बना होगा और इसका पर्पस क्या होगा, उस पर्पस को जस्टिफाई करना। फिर उस पर्पस को जब आप समझ लेते हैं उसके बाद फिर उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए क्या वाकई ये पूरा उतरता है कि नहीं उतरता सॉफ्टवेयर, आप टेस्ट केसेस लिखेंगे, फिर खुद से टेस्ट केसेस डिज़ाइन करना और फिर उनको एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि सबसे पहले टेस्टर एक्सप्लोर करेगा कि ये सॉफ्टवेयर बना किस लिए है। फॉर एग्जांपल मैं एक सॉफ्टवेयर देता हूँ आप लोगों को और मैं कहता हूँ जी आपने इसकी टेस्टिंग परफॉर्म करके देनी है कि ये ठीक है या नहीं। आप लोगों को नहीं पता ये सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, आप उसे ओपन करते हैं, जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपको लगता है यार ये तो किसी ब्राउज़र टाइप लग रहा है और इसमें एड्रेस बार भी है, तो हम इसके अंदर एड्रेस एंटर करके देखते हैं तो क्या होता है। अब एड्रेस एंटर करेंगे, ओके का ये लॉगिन का सॉरी वो सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो उसके अंदर वेब पेज ओपन हो जाता है। तो फिर आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये तो ब्राउज़र है। और फिर आपका माइंड जब काम करेगा तो आप कहेंगे अच्छा ब्राउज़र के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज़ होती हैं, वो फंक्शनलिटीज़ इस एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। फिर आप उसको इस लिहाज से टेस्ट करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्राउज़र के अंदर आपके पास जो है वो फॉरवर्ड का बटन होता है, बैक का बटन होता है, स्टॉप लोडिंग, कैंसिल लोडिंग, ठीक है। ब्राउज़र में जो है वो बुक मार्क्स होते हैं, हिस्ट्री का रिकॉर्ड होता है, सेटिंग्स होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें फिर आप उसके लिहाज से देखेंगे ये जब हमें सॉफ्टवेयर मिला है इसके अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। तो ये क्या था, आपने खुद से एक्सप्लोर किया कि ये सॉफ्टवेयर क्या है और फिर आपने खुद से जज किया कि अच्छा इसके अंदर ये फीचर होने चाहिए और वो क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। उसके लिए आपने टेस्ट केसेस लिखे और फिर इनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कहलाती है और ये मैनुअल मेथड होगा। और ये इसके अंदर जो टेस्टिंग है वो सारी की सारी डिपेंड करती है टेस्टर के स्किल्स के ऊपर। वो जितना अच्छा टेस्टर होगा उतनी अच्छी जो है वो कहते हैं ये एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकेगा, उतना अच्छा एक्सप्लोर कर सकेगा इस सॉफ्टवेयर को और उतना ही अच्छी इसकी अल्टीमेटली टेस्टिंग कर सकेगा। नेक्स्ट बटन प्रेस टेस्टिंग आती है। ये भी जो है वो एक आसान टेस्टिंग की टाइप है और इसके अंदर सिंपल आपने करना ही होता है कि जितने भी इंटरफेस के ऊपर क्लिकेबल कंट्रोल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप ये देखें तो इस डायलॉग बॉक्स में ये 2 बटन्स आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि इंटरफेस पे जितने भी क्लिकेबल कंट्रोल्स हैं उनको क्लिक करके चेक करना है कि कुछ उनके बैकएंड पे इंप्लीमेंटेशन हुई है या नहीं हुई। तो स्टार्ट पे क्लिक करें, एग्जिट पे क्लिक करें, कुछ काम होता है या नहीं होता। इसी तरह से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इनको क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कुछ एंट्रीज़ की हुई है, ऐसा तो नहीं है खाली पड़ी हुई है, इसमें कुछ एंट्रीज़ ही नहीं है। इसी तरह से ये बटन्स आ रहे हैं, चेक बॉक्सेज हैं, रेडियो बटन्स हैं, जो क्लिकेबल आपके पास फील्ड्स हैं उनको क्लिक करके सिर्फ चेक करना है कि वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो हमने खुद देखी हुई है जब हम विंडोज़ XP यूज़ करते होते थे। तो उस टाइम पे कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती थी जिनके अंदर ये डायलॉग बॉक्स अपेयर होते थे, यहाँ पे कैंसिल का बटन आ रहा था, उनको कैंसिल करते रहते थे, वो कैंसिल ही नहीं होते थे। ठीक है, तो वो यही चीज़ है कि बटन प्रेस टेस्टिंग अगर उसकी की होती तो उनको पता चलता कि यार इस बटन के अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन करना हम भूल गए हैं। तो ये बटन प्रेस टेस्टिंग का एडवांटेज है कि आपको इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर सारे के सारे जो कंट्रोल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं इंटरफेस के, उनके बैकएंड पे कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई है या कोई स्किप तो नहीं हो गया कुछ। तो ये बटन प्रेस टेस्टिंग इसमें हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट जो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग आ रही है, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग या इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग जिसे कहते हैं, इसके अंदर जो है वो इस चीज़ को चेक किया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल करने में कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। तो क्या सिंपल जो है वो नेक्स्ट क्लिक करने से ये इंस्टॉल हो जाएगा या इसके लिए कुछ और डिफरेंट कंपोनेंट्स भी चाहिए होंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जब कोई ब्राउज़र इंस्टॉल करते हैं, क्रोम है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको नेट से डाउनलोड करते हैं, छोटी सी फाइल होती है उसकी लेस देन 1 MB की, मेरे ख्याल में शायद 1 MB तक होती है, और उसको सिंपल नेक्स्ट करते हैं, वो इंटरनेट से डाउनलोड होता है और खुद ही उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तो ये उसकी इंस्टॉलेशन का सीक्वेंस है। उसके अगेंस्ट आप लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन में क्या होता है, उससे पहले आपको जो है वो JDK इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये उसकी प्री कंडीशन है, पहले JDK इंस्टॉल करेंगे फिर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होगा उसके बाद फिर उसको कन्फिगर करना पड़ता है। कन्फिगर करने के अंदर उसका एमुलेटर अगर आपने यूज़ करना है तो एमुलेटर को कन्फिगर करना पड़ता है, उसकी कुछ और कंपोनेंट्स हैं वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है, ये इंस्टॉलेशन के अंदर आता है। तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में इसी चीज़ को वैलिड किया जाता है कि किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना कितना आसान है, उसके लिए कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है, क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, और फिर अनइंस्टॉल करने में भी कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग के अंदर इवेल्यूएट की जाती हैं। नेक्स्ट चीज़ के बाद आती है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है? रिग्रेशन टेस्टिंग जो है यहाँ पर इसने बताया कि जी एक्सपोजेस डिफेक्ट्स इन कोड दैट शुड हैव नॉट चेंज। रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आप
उस कोड को इवैल्यूएट करते हैं जिसके अंदर चेंजिंग नहीं है। इससे क्या मुराद है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल है उसको देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखें ये 3 क्लासेस हैं, मैं इसको फॉर एग्जांपल अभी 3 क्लासेस समझ लें आप, ये ए, बी और सी, और इनके अंदर कोई डमी सा कोड पड़ा हुआ है। कोड के स्ट्रक्चर के ऊपर ना जाएं, ये सारा का सारा गलत भी हो सकता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको बताने के लिए कि ये ए क्लास है, इसकी बाउंड्री हैंड, और ये बी क्लास यहाँ पे, और सी क्लास, ये 3 क्लासेस हैं। तो अब ये रिग्रेशन टेस्टिंग आ रही है। ये रिग्रेशन टेस्टिंग से पहले मैं यहाँ पे एक और टर्म है जो अभी एक से अगली स्लाइड के अंदर आएगी, उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब भी फर्स्ट टाइम कोड लिखा गया है आपके पास, और लिखने के बाद जब ये कोड कंप्लीट हो गया, अब आप इसकी फ़र्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे क्लास ए को, ये ठीक वर्क कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल आपने क्लास ए को टेस्ट किया, ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है, फर्स्ट टाइम अभी टेस्ट किया है। तो फर्स्ट टाइम आपने इसको जब टेस्ट करते हैं किसी भी कोड को, उसे प्रोग्रेसिव टेस्टिंग कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव टेस्टिंग क्या है, किसी भी पीस ऑफ कोड की फर्स्ट टाइम टेस्टिंग प्रोग्रेसिव टेस्टिंग रहती है। इसी तरह से फिर अब बी क्लास के ऊपर आते हैं। इसको भी अभी आपने कंप्लीट लिख लिया, इसका कोड कंप्लीट हो गया, और उसके बाद अब फर्स्ट टाइम इसकी टेस्टिंग हो रही है। फर्स्ट टाइम कोड किया इसे, और फर्स्ट टाइम कोड करने के बाद अब आप इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम इसकी टेस्टिंग प्रोग्रेसिव टेस्टिंग इसकी भी होगी। फिर इसी तरह से सी क्लास आप टाइप कर रहे हैं, सी क्लास का कोड लिखा गया, लिखने के बाद फ़ौरन आप फर्स्ट टाइम इसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो वेरी फर्स्ट टेस्टिंग है किसी भी पीस ऑफ कोड की, वो प्रोग्रेसिव टेस्टिंग कहलाएगी। तो ए की आपने एक क्लास जो है वो लिखी, उसको फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, इसकी प्रोग्रेसिव टेस्टिंग होगी ए क्लास की। फिर बी को फर्स्ट टाइम लिखा, फर्स्ट टाइम ही उसकी आपने जो है वो प्रोग्रेसिव टेस्टिंग की, तो वो प्रोग्रेसिव टेस्टिंग होगी। सी क्लास का कोड फर्स्ट टाइम लिखा, कंप्लीट हुआ, उसको आपने टेस्ट किया, और ये आपकी प्रोग्रेसिव टेस्टिंग कहलाएगी। अब फिर उसके बाद होता ये है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जब आप टेस्टिंग कर रहे थे तो बी के अंदर आपको लगा कि इसमें कोई मिस्टेक आई है, और आपने यहाँ पे जो कोड है इसके अंदर फॉर एग्जांपल 2 की जगह पे 20 लिखना था। तो ये कोड अब चेंज कहाँ पे आया, टेस्टिंग हमने बी की, उसमें मिस्टेक नजर आई फॉर एग्जांपल। तो हमने देखा यहाँ पे जी को आपने वैल्यू साइन की हुई थी 2, तो आपने इसको 20 कर दिया यहाँ पे। तो अब इसमें बी में चेंज आ गया है। अब चेंज आया है बी क्लास के अंदर, ए क्लास और सी क्लास जो है वो अनचेंज्ड है। अब जिसमें चेंज आया है क्लास बी में, अब मैंने इसको दोबारा भी टेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर चेंज किया है। क्यों? इस चेंज के बाद अब ये एप्लीकेशन ठीक काम करती है या नहीं करती, ये क्लास बी ठीक काम करती है या नहीं करती, तो मैं इसको दोबारा से टेस्ट करूँगा। तो ये रीटेस्टिंग कहलाएगी बी क्लास की। चेंज बी में आया, उसको दोबारा टेस्ट किया, तो ये रीटेस्टिंग कहलाएगी। अब क्लास ए और सी अनचेंज्ड है, इनमें तो कोई चेंज नहीं लेके आया मैं, मॉडिफिकेशन तो सिर्फ बी में हुई थी। तो अब आप जब बी में चेंज लेके आए, उसको दोबारा से टेस्ट किया, बिलफर्ज वो टेस्टिंग जो है वो क्लियर हो जाती है और इसमें अब एरर एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके बाद आप ए और सी को भी टेस्ट करेंगे, हालांकि इनमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ए को भी करेंगे टेस्ट और सी को भी टेस्ट करेंगे दोबारा से। क्यों? इस बेस पे, इस अजम्पशन पे कि कहीं बी के अंदर जो चेंज आया है उस चेंज ने इन दोनों को इफेक्ट तो नहीं कर दिया। तो इन दोबारा को आप दोबारा फिर ए को टेस्ट करेंगे और सी को टेस्ट करेंगे। तो ये रिग्रेशन टेस्टिंग है कि चेंज तो बी में आया था, आप टेस्ट कर रहे हैं अनचेंज्ड क्लास ए को, ए में कोई चेंज नहीं आया था, अनचेंज्ड क्लास सी को टेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया था। तो ये रिग्रेशन टेस्टिंग है। ए और सी की जो टेस्टिंग कर रहे हैं दोबारा, तो ये रिग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया था। बी के अंदर चेंज आया था, आप उसको दोबारा टेस्ट करें, तो ये रीटेस्टिंग है। तो ये रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग का डिफरेंस भी यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। तो यही चीज़ उसने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन की हुई है। इसमें यहाँ पे उसने बताया हुआ कि जी दोबारा से टेस्ट करने की ज़रूरत क्यों आती है। तो उसने बताया कि जी स्टडीज़ हैं, रिसर्च वगैरह ने जो है वो हमें बताया है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप कोई भी चेंज करते हैं कोड के अंदर, तो उसके चेंज का सक्सेस का रेट सिर्फ 50% होता है। सिर्फ और सिर्फ 50% सक्सेस के चांसेस हैं आपके पास अगर आपने कोड के अंदर मॉडिफिकेशन की है, और वो मॉडिफिकेशन का भी साइज़ अगर 10 या 10 से कम लाइंस का है। फॉर एग्जांपल आपकी बी क्लास जैसे मैंने भी वहाँ पे चेंज किया था, तो उसमें सिर्फ एक लाइन के अंदर मैंने चेंज किया था, तो ये 10 या 10 से कम लाइंस मरनी है। तो सिर्फ 50% चांस है मेरे पास कि अभी मैंने टेस्टिंग जो है वो जो मॉडिफिकेशन की है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो जब चेंज 10 लाइन से बढ़ जाता है, यानी आपने बी के अंदर कोड आपको ज़्यादा चेंज करना पड़ गया, एरर ज़्यादा लाइंस के अंदर था, 10 से ज़्यादा लाइन से उनको मॉडिफाई करना पड़ा है, तो फिर ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की फ़र्स्ट टाइम पे ही कोड के अंदर चेंज करने की, कि ये आपने फ़र्स्ट टाइम 10 से ज़्यादा लाइंस चेंज की हैं, मॉडिफाई की हैं, और ये सक्सेसफुल भी हो गया है, ये प्रोबेबिलिटी 20% तक चली जाती है। तो इसलिए टेस्टिंग बार बार करनी पड़ती है। तो
अब आगे यहाँ पे प्रोग्रेसिव टेस्टिंग का बताया हुआ है इसमें। प्रोग्रेसिव टेस्टिंग का और रिग्रेशन टेस्टिंग का मैंने आपको बता दिया है। प्रोग्रेसिव टेस्टिंग वही है जब आप किसी भी पीस ऑफ कोड की फर्स्ट टाइम टेस्टिंग करते हैं तो वो प्रोग्रेसिव टेस्टिंग कहलाती है। और रिग्रेशन टेस्टिंग वो है जब आप किसी अनचेंज्ड कोड को टेस्ट दोबारा करते हैं, वो रिग्रेशन टेस्टिंग। इसी तरह से आगे फिर यहाँ पे इसने रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग का बताया हुआ है। तो रीटेस्टिंग क्या है, बी क्लास में चेंज आया था, हमने बी को दोबारा टेस्ट किया, वो रीटेस्टिंग होगी बी की। लेकिन बी में चेंज की वजह से आपने ए और सी को दोबारा टेस्ट किया, ए और सी में हालांकि कोड चेंज भी नहीं हुआ था, तो ए और सी की ये रिग्रेशन टेस्टिंग कहलाएगी। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोग्रेसिव टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और रीटेस्टिंग क्या चीज़ें हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो स्मोक टेस्टिंग का है। स्मोक टेस्टिंग बेसिकली जो है वो एक सिविल इंजीनियरिंग की टर्म है और उसको बाद में फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग है उसके अंदर भी यूज़ करते रहे हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता था कि जो अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह होते थे उनमें अगर कोई लीकेज वगैरह थी तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, उस लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म की जाती थी कि सारे के सारे इनलेट्स में से एक चूज़ किया जाता था, वहाँ से स्मोक इंजेक्ट करते थे और वो किसी इनलेट के अलावा अगर कहीं और से स्मोक निकलना शुरू हो गया, जैसे यहाँ से ये देखें इस इनलेट में से वो जो है स्मोक इंजेक्ट कर रहे हैं और इसके अलावा यहाँ से स्मोक निकलना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे तो कोई था ही नहीं पॉइंट, तो उसके अलावा स्मोक निकल रहा है तो लीकेज यहीं पे होगी। तो इस तरह से लीकेज डिटेक्ट की जाती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह थे, तो वो जब बोर्ड्स के ऊपर ये सारी डिवाइसेस लगी होती थी और आप उस सर्किट को स्टार्ट करते थे, रन करते थे, ऑन करते थे, तो अगर तो कहीं से स्मोक निकलना शुरू हो गया किसी रजिस्टर में से, ट्रांजिस्टर में से या कैपेसिटर वगैरह में से, इसका मतलब है कि जी ये चीज़ फ्राई हो रही है, जलने लगी है और उसमें कोई ना कोई मसला है। तो इस तरह से जो है वो स्मोक टेस्टिंग को यूज़ करते रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जो है ये नॉन एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है और इसका जो मेन मकसद होता है वो इसी चीज़ के ऊपर होता है, फोकस होता है कि जो मेन फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर की वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जो मेन फीचर हैं सॉफ्टवेयर के वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन है सॉफ्टवेयर में या कोई मेजर फंक्शन ही इम्प्लीमेंट होने से रह गया है, तो ये चीज़ जो है वो स्मोक टेस्टिंग में है। स्मोक टेस्टिंग का जो है जो पर्पज़ है, जो ऑब्जेक्टिव है उसका वो ये होता है, यहाँ पर जैसे इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये किस लिए की जाती है, टू मेक श्योर दैट वेदर द बिल्ड कैन बी एक्सेप्टेड फॉर थोरो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और नॉट। ये सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग आप डिटेल टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, वो ये डिसीजन कहाँ से लेंगे, किस बेस पे लेंगे, स्मोक टेस्टिंग के रिजल्ट्स की बेस के ऊपर। तो स्मोक टेस्टिंग अगर क्लियर कर देती है सॉफ्टवेयर को तो इसका मतलब है कि जिसके अंदर सारे के सारे मेजर फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, मेजर फीचर्स, मेजर मॉड्यूल्स की इम्प्लीमेंटेशन इसमें हुई है, तो आप अब आगे इसको फर्दर डिटेल के अंदर फर्दर इसमें डिटेल टेस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर इन केस अगर कोई मेजर जो आपके पास मेन रिक्वायरमेंट है, मेन फीचर है, वो ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि जी इसमें तो अभी बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक मेन फंक्शनैलिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो तब तक इसको टेस्टिंग इसके ऊपर करना जो है वो टाइम वेस्ट करने के बराबर होगा। तो ये जो चीज़ है स्मोक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इस पर्सपेक्टिव में यूज़ की जाती है। और यहाँ पे इसने फिर बताया कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्मोक टेस्टिंग इज़ ए शैलो एंड वाइड अप्रोच, ठीक है, और वेयर बाय ऑल एरियाज ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट गेटिंग इनटू टू डीप आर टेस्टेड। इसका क्या मतलब है कि ये शैलो है, शैलो से मतलब क्या है, इसमें डेप्थ में आप कम नहीं जाएंगे, ठीक है, कम गहराई में जाएंगे इसमें, और वाइड क्या मतलब क्या है, विड्थ इसकी ज़्यादा कवर करेंगे। अब ये डेप्थ और विड्थ से क्या मुराद है यहाँ पे, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, और ये देखें फॉर एग्जांपल ये एक आर्किटेक्चर है आपके पास सिस्टम का, इसमें लेयर्स बनी हुई हैं और ये टॉप लेयर है आपकी, ये जो मेन फंक्शन है, हर मेन मॉड्यूल्स आपके पास टॉप लेयर के अंदर या मेन लेवल के अंदर पड़े हुए हैं, और फिर हर जो मॉड्यूल है वो आगे सब मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइडेड है। तो ये पहला वाला है आपके पास फॉर एग्जांपल ये 3 में है, उससे अगला नेक्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ सब मॉड्यूल्स में है, और फिर जो फोर्थ आपके पास मॉड्यूल आ रहा है उसके पास सिर्फ एक ही सब मॉड्यूल आ रहा है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वन आ रहा है लास्ट में उसके पास 2 सब मॉड्यूल्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास एक किस्म का फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये आर्किटेक्चर है, तो एक किसी सिस्टम का, किसी सॉफ्टवेयर का। अब इसके अंदर स्मोक टेस्टिंग क्या कहती है, हमने स्मोक टेस्टिंग में भी देखी थी, वो लाइन उसने बताई हुई थी कि ये शैलो अप्रोच है, तो ये डेप्थ है, डेप्थ में हमने नहीं जाना यहाँ पे। और क्या कहता है जी, ये शैलो है, कम गहराई में जाएंगे। कम गहराई से क्या मतलब है कि हम सिर्फ इसकी सतह के ऊपर कि जो इसकी मेन लेयर है, जो मेन फीचर्स हैं, उन्हीं को हम इवेल्युएट करेंगे कि वो सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। और फिर ये वाइड अप्रोच है, तो वाइड से मतलब क्या है कि मेन जितने भी फीचर्स हैं वो सारे आपने चेक करने हैं,
उनकी डेप्थ में, उनकी डिटेल में जाके उनको वैल्यूट नहीं करना। तो सिर्फ ये पहले वाली जो मेन लेयर है इसमें चेक कर लेंगे, अच्छा ये पहला मॉड्यूल फॉर एग्जांपल था वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, चौथा भी कर रहा है। अच्छा पाँचवा यहाँ पे आर्किटेक्चर में लिखा हुआ है कि बना हुआ है, यहाँ पे पाँचवा मॉड्यूल भी होना चाहिए, उसके आगे फिर सब 2 मॉड्यूल्स हैं, तो ये पाँचवा तो यहाँ पे इसका मेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा फॉर एग्जांपल, आपको स्मोक टेस्टिंग में पता चलता है। तो इससे फिर आप क्या करेंगे जी, अच्छा अभी ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट ही नहीं है तो हम इसके ऊपर डिटेल टेस्टिंग नहीं कर सकते, डिटेल टेस्टिंग करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा क्योंकि इसमें भी एक मेजर मॉड्यूल ही मिसिंग है। तो ये स्मोक टेस्टिंग आपको फ़ायदा देती है। तो इस तरह से आप इसकी विड्थ को कवर करेंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो सिर्फ हमें चेक करना है कि मेन मॉड्यूल्स में से कौन कौन से मॉड्यूल्स की इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। फिर नेक्स्ट जी, इसके बाद सैनिटी टेस्टिंग आती है। सैनिटी टेस्टिंग भी इसी से मिलती जुलती है स्मोक टेस्टिंग से। तो यहाँ पे इसमें बताया है कि जी ये जो है सॉफ्टवेयर सैनिटी टेस्ट आर कॉमनली कन्फ्लेटेड विद स्मोक टेस्ट। इनको जो स्मोक टेस्टिंग है उसके साथ थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाता है। स्मोक टेस्ट के अंदर यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है स्मोक टेस्ट और सैनिटी टेस्टिंग का, कि सबसे पहले अगर आप देखें तो सैनिटी टेस्ट डिटरमिन्स वेदर इट इज़ रीजनेबल टू प्रोसीड विद फर्दर टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग में आप ये चेक करते थे कि मेजर मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप आगे फर्दर टेस्टिंग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक मॉड्यूल पूरा मिसिंग है। जब पूरा मॉड्यूल मिसिंग है तो उसकी टेस्टिंग कैसे होगी? जब चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसकी टेस्टिंग ही नहीं हो सकती। तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे उसने नेक्स्ट पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि स्मोक टेस्ट डिटरमिन वेदर इट इज़ पॉसिबल टू कंटिन्यू टेस्टिंग। तो स्मोक टेस्टिंग में क्या है, अगर स्मोक टेस्टिंग फेल होती है तो पॉसिबल ही नहीं है डिटेल टेस्टिंग करना। उसके कंपैरिजन में, उसके कंट्रास्ट में सैनिटी टेस्टिंग क्या कहती है, सैनिटी टेस्ट डिटरमिन्स वेदर इट इज़ रीजनेबल टू प्रोसीड विद फर्दर टेस्टिंग। रीजनेबल, तो रीजनेबल कि क्या जवाज़ बनता है इसको आगे टेस्ट करने का या नहीं करता, ठीक है। तो रीजनेबल और पॉसिबल, इन दोनों में डिफरेंस है। पॉसिबल का मतलब है कि पॉसिबल आपके पास है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, चांस ही नहीं है कि आप इसको कंडक्ट कर सकें अगर स्मोक टेस्टिंग फेल हो जाती है। तो सैनिटी टेस्ट में आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने ये बैठ के सोचना है, एवेल्यूएट करना है कि क्या सेंस है अगर हम इसकी, फॉर एग्जांपल सैनिटी टेस्ट फेल हो जाता है तो डिटेल टेस्टिंग में जाने की ज़रूरत है या नहीं। डिटेल टेस्टिंग में जाएंगे तो हमारा कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट हो जाएगा। तो इसी जो हमने पहले भी एग्जांपल देखी थी उसके ऊपर वापस आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप स्मोक टेस्टिंग में सारे मेन फीचर चेक कर चुके थे, फॉर एग्जांपल वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप 1-2 फीचर्स को पकड़ लेंगे और उनकी डेप्थ में जाके चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड वाला जो फीचर था, मेन फीचर, ये आगे सब 3 और फीचर्स में डिवाइडेड है। तो वो तीनों की तीनों एग्जिस्ट करते हैं, कहीं इनमें से तो कोई मिसिंग नहीं है। ये चीज़ जो है वो सैनिटी के अंदर चेक करेंगे। फिर वहाँ पे आपने स्मोक में ये उसकी विड्थ कवर कर ली थी, अब यहाँ में 1 या 2 की आप डेप्थ में भी जाके कवर कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि जी वो मॉड्यूल पूरे के पूरे इंप्लीमेंटेड हैं, उनके सब मॉड्यूल्स भी इंप्लीमेंटेड हैं, सब फंक्शनलिटीज़ भी इंप्लीमेंटेड हैं, कहीं स्किप तो नहीं होगी कोई चीज़। तो ये सैनिटी टेस्टिंग के अंदर होता है। तो सैनिटी टेस्ट आपका डेप्थ में जाएंगे और जो स्मोक टेस्ट है वो आपकी वाइड अप्रोच है, उसमें सिर्फ विड्थ कवर करते हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। और वो कहता है कि जी अगर स्मोक टेस्ट ही आपका फेल हो जाता है तो फिर कहते हैं सैनिटी टेस्ट कंडक्ट करना ही इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि आप आगे टेस्टिंग कोई और भी कर सकें। तो सैनिटी टेस्ट अगर फेल होता है तो फिर इट इज़ नॉट रीजनेबल टू अटेम्प्ट मोर रिगोरस टेस्टिंग। तो कहता है अगर सैनिटी टेस्ट फेल होता है तो इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा डिटेल टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जवाब नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अभी भी 1-2 छोटी छोटी डिटेल मिसिंग है, तो सिस्टम आप पूरा कंप्लीट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। जबकि उसके अगेंस्ट में स्मोक टेस्ट फेल हो तो आप कर ही नहीं सकते डिटेल टेस्टिंग। तो ये डायग्राम यहाँ से आपको बताएगी कि जी स्मोक टेस्टिंग में दोबारा देख लें एक दफ़ा, हम इसको वाइड अप्रोच यूज़ करते हैं, जो सिर्फ मेन फीचर्स हैं उनको चेक करते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। सैनिटी में सैनिटी टेस्टिंग स्मोक टेस्टिंग के बाद परफॉर्म की जाती है। अगर स्मोक टेस्टिंग आपको अलाउ करती है कि जी सारे मेन फीचर एग्जिस्ट करते हैं, फिर आप सैनिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। उसमें आप फिर 1-2 फीचर्स को चेक कर लेते हैं उनकी डेप्थ में जाके कि वो उनकी सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन हुई है कि नहीं हुई, उनमें से उनके जितने भी सारे सब फीचर्स थे और सब रिक्वायरमेंट्स थी वो इम्प्लीमेंटेड हैं या नहीं, उनमें से कोई चीज़ मिसिंग है या नहीं। तो ये सिर्फ 1-2 के अगेंस्ट चेक कर लेंगे। ये आपकी सैनिटी टेस्टिंग भी इस तरह से फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा कंपैरिजन दिया हुआ है इन दोनों का, और वो कंपैरिजन इसी तरह से ही है कि जैसे अभी हमने बताया था कि स्मोक टेस्टिंग में क्या है, आप विदाउट गेटिंग इनटू टू डीप, आप ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते स्मोक टेस्टिंग में। उसके मुकाबले में सैनिटी में क्या होता है कि जी आप ज़्यादा विड्थ कवर नहीं करते, उसके मुकाबले में डेप्थ ज़्यादा कवर करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आता नहीं है, और यही बात उसने यहाँ पे रिपीट करके लिखी हुई है। नेक्स्ट
यहाँ पे उसने थोड़ा बहुत उसकी डिपिक्शन की हुई है कि सैनिटी टेस्ट के जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगाए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग आती है। स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग क्या है, यहाँ पर उसने बताया हुआ कि जी ऐसे डिफेक्ट्स को एक्सपोज करना, आइडेंटिफाई करना जो कि किसी सॉफ्टवेयर की, किसी मशीन की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते वक्त आते हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब मशीन ट्रिगर करती है, मूव होती है, ट्रांजिट करती है, तो उसके दौरान अगर कोई एरर आ रहा है उसको एक्सपोज करना, उसको आइडेंटिफाई करना स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग के अंदर आता है। जैसे हमने एग्जांपल दी कि एटीएम है, उसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, कैश विड्रॉ करना, बैलेंस चेक करना और कैश ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ये सारी की सारी जो हैं उसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनके अंदर वो डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म कर रही होती है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जाएंगे, ये सारा का सारा काम जो है, और प्लस इसके साथ साथ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हुए कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई आपके पास जो है कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, कोई बग तो नहीं अपेयर हो रहा, इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग में आती है। तो इसको फर्दर डिटेल में देखने से पहले हम देखते हैं कि स्टेट ट्रांजिशन मॉडल होता क्या है। स्टेट ट्रांजिशन मॉडल के अंदर यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जी उसके टोटल 4 बेसिक पार्ट्स हैं। 4 बेसिक पार्ट्स में से क्या क्या चीज़ें आती हैं जी। सबसे पहले तो स्टेट्स, एक सॉफ्टवेयर किन किन स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, तो वो स्टेट्स होंगी सबसे पहले उसकी। फिर ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करना, ये ट्रांजिशन फिर उसका दूसरा पार्ट है इस मॉडल का। और फिर उसके बाद तीसरा द इवेंट्स दैट कॉज ए ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन हुई किस वजह से है। फॉर एग्जांपल आप एटीएम के ऊपर जाते हैं तो एटीएम पे वहाँ पे सबसे पहले वो आपको वेलकम स्क्रीन शो हो रही होती है। तो वेलकम स्क्रीन से आप जब जाते हैं, फेस करते हैं एटीएम को और अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो आपसे पिन रिक्वायर करता है। तो वेलकम स्टेट से वो पिन जो रिक्वायर उसने करने वाली स्टेट है उसमें क्यों शिफ्ट हुआ है, किस वजह से हुआ, इवेंट क्या था, आपने अपना कार्ड जो है वो एटीएम के अंदर इंसर्ट किया इस वजह से। तो ये वो इवेंट है जिसने स्टेट चेंज की है इसकी। फिर आप पिन अगर करेक्ट एंटर कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, आपको वो मेन मेन्यू के ऊपर ले आती है। तो वो लॉगिन स्टेट में जो आपसे क्रेडेंशियल्स मांग रही थी स्टेट, उस स्टेट से डैशबोर्ड वाली स्टेट में गई है जहाँ से आपके पास वो सारी ऑप्शन डिस्प्ले कर रही है। उसमें इन 2 स्टेट्स के दौरान ट्रांजिशन किस वजह से आई है, क्योंकि आपने एक करेक्ट इनपुट से दी है इस वजह से। और लास्ट में फिर एक्शंस, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर जाते हैं तो फाइनल आउटपुट क्या आएगी आपके पास, फाइनल आउटकम क्या होगा। एक एरर मैसेज हो सकता है या ये हो सकता है कि जी आपको वो कैश डिलीवर कर दे एटीएम मशीन अगर है फॉर एग्जांपल। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी 4 बेसिक मॉडल हैं, क्या है बेसिक कंपोनेंट्स हैं इस स्टेट ट्रांजिशन मॉडल के। वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक सॉफ्टवेयर या एक मशीन क्या क्या स्टेट्स ऑक्यूपाई कर सकती है। फिर दूसरा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करना, ट्रांजिशन जिन्हें कहेंगे। फिर तीसरा, ये ट्रांजिशन किन इवेंट्स की बेस पे हुई हैं, किस वजह से हुई हैं वो इवेंट्स। और लास्ट में फिर फाइनल आउटकम आपके पास एक्शन जो कि ट्रांजिशन परफॉर्म होने के बाद होता है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो स्टेट ट्रांजिशन जो मशीन्स हैं, स्टेट ट्रांजिशन जो मॉडल्स हैं, उनके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है उसने, अगर आप ये एक डायग्राम देखें जो राइट साइड पे आपके पास आ रही है, इसमें यहाँ पे एक क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक, उसकी उसने एग्जांपल दी हुई है। कहते हैं जी इसके अंदर जो हैं वो टोटल 4 मोड्स हैं, एक डिस्प्ले टाइम का और एडजस्ट टाइम का, फिर डिस्प्ले डेट का और एडजस्ट डेट का। तो ये 4 मोड हैं जिनके अंदर ये, या 4 स्टेट्स हैं जिनको ये क्लॉक ऑक्यूपाई कर सकता है। नेक्स्ट वो एग्जांपल के अंदर वो कहता है कि इसके साथ इस क्लॉक के अंदर 3 बटन्स भी हैं, एक बटन चेंज मोड का है और 2 बटन सेट और रीसेट के हैं। तो वो होता क्या है, वो कहता है कि जी अगर जो क्लॉक है वो डिस्प्ले टाइम की स्टेट में है तो यहाँ से अगर आप चेंज मोड का बटन प्रेस करते हैं तो वो डिस्प्ले डेट में चला जाएगा। डिस्प्ले डेट पे हैं, यहाँ से चेंज मोड प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले टाइम पे आ जाएगा। और डिस्प्ले टाइम पे हैं, रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो वो एडजस्ट टाइम पे आ जाएगा। एडजस्ट टाइम पे हैं, सेट का बटन करेंगे तो वो दोबारा से डिस्प्ले टाइम पे आ जाएगा। इसी तरह से इसके अगेंस्ट होगा आपकी डेट की जो डिस्प्ले डेट की स्टेट है उसमें भी इसी तरह से सेट और रीसेट का बटन प्रेस करने से ये काम होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसने टोटल बताया हुआ कि अभी ओवरऑल आपकी एग्जांपल का स्ट्रक्चर है। अब इसी की टेस्टिंग किस तरह से परफॉर्म की जा सकती है उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। वो टेस्ट केस किस तरह से लिखा हुआ उसने देखें जी। स्टार्ट स्टेट, सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्या है, तो कहते जी इनिशियल स्टेट है जी आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले टाइम। अभी क्लॉक जो है वो इनिशियली डिस्प्ले टाइम पे है, आपने इसको इनपुट क्या दिया, चेंज मोड का बटन प्रेस किया। तो अब डिस्प्ले टाइम कर रहा था क्लॉक, अब उसको अगर आप चेंज मोड का बटन प्रेस करते हैं तो क्या होना चाहिए, वो जो अगर बैक साइड हम वहाँ पे जाकर चेक करें तो चेंज मोड से उसे डिस्प्ले डेट पे आना चाहिए। तो यही यहाँ पे एग्जैक्टली आउटपुट के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। ये आउटपुट जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि क्या होना चाहिए, डिस्प्ले टाइम है, चेंज मोड का बटन प्रेस करें तो डिस्प्ले डेट पे आना चाहिए उसे। तो अब
इसके बाद जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपने चेक करना है कि एक्चुअली क्लॉक ने क्या किया है। ये फिनिश स्टेट में वो एक्चुअल रिजल्ट लिखेंगे। एक्चुअल रिजल्ट में भी देखें उसने डिस्प्ले डेट शो किया, इसका मतलब है कि ये सारी ट्रांजेक्शन उसने बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर लिया क्लॉक ने। इसी तरह से फिर दूसरा जो टेस्ट केस है उसमें देखें, सॉरी इसी टेस्ट केस का सब टेस्ट है दूसरा, उसमें अगर चेक करें तो डिस्प्ले डेट पे आ रहा है। अभी वो इनिशियल स्टेट अगर स्टार्ट डे जो स्टेट है आपकी वो डिस्प्ले डेट पे आ रहा है। चेंज मोड का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले टाइम पे चला जाना चाहिए। और एक्चुअली फिनिश स्टेट भी इसी पे आ रही है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल जो फिनिश स्टेट है वो दोनों मैच करेंगे, इसका मतलब है इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरह ये सारी की सारी टेस्टिंग जो परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसमें दी हुई कि देखें जी, यहाँ पे जो टेस्ट 2 है इसका सब टेस्ट 2 उस पर अगर आप आएँ तो यहाँ पे बताता है इनिशियल स्टेट है डिस्प्ले डेट की। अगर यहाँ से रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होना चाहिए, एडजस्ट डेट के ऊपर से शिफ्ट होना चाहिए। आउटपुट ये होनी चाहिए, डिस्प्ले डेट वो कर रही है क्लॉक अभी, और रीसेट का बटन प्रेस करते हैं तो उसे एडजस्ट डेट के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। और एक्चुअली में वो इसी तरह से कर रहा है, ये फिनिश स्टेट भी इसकी इक्वल आ गई है। इसी तरह से अब एडजस्ट डेट जो स्टेट है उसके अंदर है और आपने डेट जो है वो एडजस्ट कर ली है, उसको सेट कर लिया है। इसके बाद अब आप सेट का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले डेट की स्टेट में से मूव होना चाहिए। और फाइनल जो आपकी फिनिश स्टेट है वो भी डिस्प्ले डेट पे ही आ रही है। तो ये आपकी क्लॉक की स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग इस तरह से परफॉर्म कर लेंगे। और इसी तरह से टेस्ट केस जो 3 है वो भी आप खुद से इसको अब रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग का मैकेनिज्म है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ये एक स्टार्ट स्टेट होगी, इनपुट देंगे और उसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको पता होनी चाहिए, और आपने चेक करना है कि क्या सिस्टम और वो जो सॉफ्टवेयर उसी एक्सपेक्टेड स्टेट में जाता है या नहीं जाता है, या उसके अलावा कोई और रिस्पॉन्स बिहेव कर रहा है, तो वो फिर आपने नोट करना है, उसके रिमार्क्स में लिख देंगे उसके ये चीज़ हुई है। तो ये थी आपकी स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग। नेक्स्ट इसके बाद वैलिडेशन टेस्टिंग आती है। वैलिडेशन टेस्टिंग जो है उसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो सबसे पहले उसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो है एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस से मुराद क्या है कि जो आप प्रोडक्ट बना रही हैं वो कस्टमर के लिए बना रहे हैं, ठीक है, और आप इस चीज़ को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका कस्टमर किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहता है, ठीक है, एग्जैक्टली इसके माइंड में किस तरह का इमेज है। आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उस सॉफ्टवेयर के लिहाज से आपने अपने कस्टमर को कन्विंस करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कि आपका जो कस्टमर है उसके माइंड में कैसा इमेज है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको 100% प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आपकी कोशिश पूरी की पूरी यही होती है कि जिस तरह से आपको समझ आ रही है, जितना हद तक आप समझ पाए हैं, आप वैसा ही डिज़ाइन करें जैसा कस्टमर आपसे चाहता है। लेकिन फिर भी 100% दूसरे बंदे का दिमाग रीड करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए वो कहता है कि जी ऐसे जो हैं वो टेस्ट लिखे जाते हैं जिन्हें एक्सेप्टेंस टेस्ट कहा जाता है, कि जिनको एंड यूज़र कंडक्ट करता है, सॉफ्टवेयर टेस्टर कंडक्ट नहीं करते, एंड यूज़र कंडक्ट करता है। और इनका पर्पज़ क्या होता है, इनका मेन पर्पज़ यही होता है कि कस्टमर आके सॉफ्टवेयर को रन करके चेक करे और बताए कि क्या ये जो सॉफ्टवेयर हाउस ने इसको बना के दिया है वो इसकी नीड के मुताबिक है, वो इसकी इसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं, और वो क्या इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहलाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इसमें आपकी सॉफ्टवेयर हाउस की टेस्टिंग टीम जो है, ये क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो आपका एंड यूज़र कंडक्ट करेगा। जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूज़र को मॉनिटर कर सकती है, कंडक्ट इसको एंड यूज़र नहीं करना है। तो इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि जी इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं, एंड यूज़र टेस्टिंग भी, साइट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या फील्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे इसके नाम हैं। अब आगे इसकी फिर आगे सब टाइप्स आती हैं 2, वो अल्फ़ा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग जो हैं ये इसकी सब टाइप्स में आ रही हैं। अल्फ़ा टेस्टिंग क्या है? अब अल्फ़ा टेस्टिंग ये है कि कंडक्ट, चूँकि अब ये आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की टाइप है, तो कंडक्ट एंड यूज़र ही करेगा। एंड यूज़र कहाँ पे कंडक्ट करेगा? सॉफ्टवेयर हाउस जब सॉफ्टवेयर बना लेता है, अपने एंड वाली टेस्टिंग कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद फिर कस्टमर को बुलाता है अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कि जी आएँ, आप हमारे पास आएँ, हमने सॉफ्टवेयर आपको बना लिया, इसको आगे एक दफ़ा देख लें, यूज़ करके चेक करके रन करके चेक कर लें। तो सॉफ्टवेयर हाउस में जब उस कस्टमर आता है, एंड यूज़र आता है, उसको ऑपरेट करता है, वहाँ पर बैठता है, देखता है कि, और फिर
देखता है कि जी मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ये बना या नहीं बना, मेरी डिमांड जो थी वो पूरी हो रही हैं, मेरी जो नीड थी उसको ये फुलफ़िल करेगा या नहीं करेगा। तो ये अल्फ़ा टेस्टिंग कहलाती है कि कस्टमर, आपका जो एंड यूज़र है वो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आके इसको टेस्ट कर रहा है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में है, और वो जब वो टेस्ट कर रहा होता है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर बैठा, तो आपकी टीम उसको मॉनिटर कर रही होती है कि अच्छा ये किस तरह से इसको यूज़ कर रहा है और इसको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, और हमने जो फ़ीचर बनाया हुआ था क्या जिस जगह पे ये देख रहा है उसको वहीं पे ये प्लेस किया हुआ है या किसी और जगह पे पड़ा हुआ है। इस तरह की चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो मॉनिटर करने का काम सिर्फ और सिर्फ आपकी टेस्टिंग की टीम करेगी। एक्चुअल टेस्टिंग आपका एंड यूज़र ही परफॉर्म करेगा। तो ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कंडक्ट की जाती है अल्फ़ा टेस्टिंग। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्यों? क्योंकि ये आपका जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो कंडक्ट करवा रहा होगा। कंडक्ट करवाना और करना, इन दोनों में डिफरेंस है। तो कंडक्ट करेगा आपका एंड यूज़र ही, करवा आपका सॉफ्टवेयर हाउस रहा है, और वो सॉफ्टवेयर हाउस इसको मॉनिटर कर रहा है। तो मॉनिटरिंग जो आ रही है इस वजह से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। इसके अगेंस्ट पे बीटा टेस्टिंग आती है। बीटा टेस्टिंग क्या है? बीटा टेस्टिंग के अंदर भी यही है कि अब आपका यूज़र है उसने ही सॉफ्टवेयर को इवेल्यूएट करना है कि क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, ये मेरी नीड्स के मुताबिक है, जो मैं इशू फेस कर रहा था उनको ये सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो मेरे उन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सके। तो यही काम तो उसने अल्फ़ा टेस्टिंग में भी किया था। तो बीटा टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? बीटा टेस्टिंग में डिफरेंस ये है कि अब बीटा टेस्टिंग में आपका जो एंड यूज़र है अपने घर बैठ के इसको टेस्ट कर सकता है सॉफ्टवेयर को। उसको सॉफ्टवेयर हाउस में जाके कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है। बीटा टेस्टिंग में एंड यूज़र घर बैठा बैठा उस सॉफ्टवेयर को, जो कि अभी फाइनल टेस्टिंग के स्टेजेस में है तकरीबन, उसको बैठ के इवेल्यूएट कर सकता है। तो ये बीटा टेस्टिंग कहलाती है। तो ये आप लोगों ने भी, शायद आप लोगों में से भी किसी ने की हुई हो। आपने देखा होगा जी ऑनलाइन जो है वो, अगर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रोम की एग्जांपल लेते हैं, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, तो उसका जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद अभी 81 या 82 चल रहा है लेटेस्ट शायद। तो अगर सपोज़ करते हैं कि 82 जो है वो अभी वर्जन नंबर चल रहा है क्रोम का, तो अभी भी अगर आप जाके गूगल करेंगे क्रोम बेटा, तो क्रोम बेटा के अंदर आपको उसका बेटा वर्जन मिल जाएगा ऑनलाइन ही। वो हो सकता है 83 का हो। अभी पब्लिक के लिए, जो ऑफिशियल जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए जो रिलीज़ किया हुआ ऑफिशियल रिलीज़ है इनकी गूगल क्रोम की, वो 82 वर्जन का होगा। सपोज करते हैं हम अगर 82 है तो बीटा वर्जन 83 का भी अवेलेबल होगा आपके पास। तो वो क्या है, वो भी डेवलपमेंट के अंदर चल रहा है, उसकी टेस्टिंग स्टेजेस में है वो। तो उन्होंने इसको पब्लिक किया हुआ है लोगों के लिए कि जो लोग ये रिस्क लेना चाहते हैं कि जी ये अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसमें कुछ थोड़े बहुत एरर हो सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट वर्जन आने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, उन बग्स हैं तो उनको रिपोर्ट करें गूगल को, ताकि वो उनको फिक्स कर सके। तो ये बीटा जो है वो प्रोग्राम्स सारी मेजॉरिटी जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो जनरल पब्लिक के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो बीटा वर्जन ज़रूर रिलीज़ करते होते हैं हर प्रोडक्ट का अपने का। तो ये बीटा टेस्टिंग का कंसेप्ट है। अल्फ़ा टेस्टिंग में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जाके आपका जो एंड यूज़र है वो टेस्टिंग परफॉर्म करता है, जबकि इसके अगेंस्ट यहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं है, यूज़र अपने घर बैठे जो टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा है, बीटा वर्जन डाउनलोड करके उसको रन करता है और टेस्ट करता है, और फिर जो फीडबैक है वो डेवलपर कंपनी को सेंड कर देता है। तो ये बीटा टेस्टिंग कहलाती है। तो बीटा टेस्टिंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बीटा वर्जन डाउनलोड किया है तो अब आपके ऊपर कंपल्शन आ गई है कि आपने जो एरर को फेस किया है तो आपने कंपनी को रिपोर्ट भी करना है। ऐसी कंपल्शन भी कोई नहीं है। आप बीटा वर्जन डाउनलोड करें, यूज़ करें, और आपको उसके अंदर कोई इशू नज़र नहीं आता, या इशू नज़र भी आता है उसके बावजूद आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते, कोई इशू नहीं, आप रिपोर्ट ना भी करें। लेकिन मेन पर्पज़ इस बीटा वर्जन का सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर कोई भी कस्टमर उसको यूज़ करते हुए एरर फेस करता है तो उसको रिपोर्ट लाजमी करे, ताकि कंपनी उसको रिमूव कर ले। हो सकता है वो कंपनी के सामने से एरर वो ना गुजरा हो। तो ये आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे एंड हो रही है, और ये आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जो टाइप्स हैं वो एंड हो गई हैं इस लेक्चर के अंदर। तो ये लेक्चर नंबर आपका जो है वो 7 कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसमें किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, कोई चीज़, कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ईमेल आईडी आप लोगों को पता है उसके ऊपर। आज का लेक्चर जो है वो बस यहीं पे फिर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको खैर वाफियत से रखे। अल्लाह हाफिज़।